मेरा नाम है हरिओम नारायण और मैंने एक कविता लिखी है और ये कविता अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। इसमें कुछ संशोधन करने बाकी हैं। लेकिन जब मैंने इस कविता को रो फॉर्मेट में जो कविता उसको जब चैट जीपीटी को मैंने दिया तो उसने कुछ व्याख्या की। वो व्याख्या को मैं वीडियो फॉर्मेट में बस चेंज कर रहा हूँ। तो कविता है, इच्छाओं की मूर्ति है इंसान, ये इच्छाएं भी अपनी है या पराई मालूम नहीं, पर करता है हमें परेशान। कल्पनाएं रूपी ये चादर ढक देती है सुखों का मंजर। सब कुछ तो है पास, वही गली वही जगह वही त्योहार, वही दीपक वही रोशनी वही दृश्य वही मंजर। पूर्ण दिखता है ये संसार, पर कुछ तो अधूरा है इस बार। कोई तो था जो इन्हीं चीजों को करता था खास। क्या ये चीजें ही हैं खास, या इनको खास करने वाले हैं खास, या फिर जो भी है वही है खास। क्या पता वो यही सिखाने के लिए खुद को ही दिए त्याग, और अंधेरे में हैं हम जो मुड़कर देख नहीं रहे हैं प्रकाश। वही धरती वही गगन वही मिट्टी, ना कोई नया अणु आया ना ही कोई अणु यहाँ से गया। तो क्या वो यही है मौजूद, और मेरी ही इंद्रियाएं इतनी सक्षम ना हो कि उनको कर सके महसूस। या फिर हम भी उनके पीछे पंक्ति में खड़े हुए हैं। हाँ, हम भी तो उनके पीछे पंक्ति में ही खड़े हुए हैं। कोई एक ही रूप में तो सदा नहीं रहता, मतलब वो यही है मेरे आसपास। फिर भी ये सुख उभर क्यों नहीं रहा है, वो दूर जाते क्यों दिख रहे हैं। शायद ये कल्पनाएं रूपी चादर ही फर्जी है, जो भ्रम में डाल रही हैं कि ये यादें उनसे जोड़े रखेंगी, और उनके यहाँ होते हुए भी उनकी यादों में तैर रहे हैं। या फिर ये यादें रूपी समुद्र सा चादर पट्टी सा बांध गया मेरे आंखों पर, उनसे ही नहीं होने दे रहा मिलन, जिनको पाने की है तड़पन। उनकी बराबरी कोई कर क्यों नहीं पा रहा है यहाँ, को क्यों सबके होते हुए भी अधूरापन छा रहा है यहाँ। शायद वो कुछ ऐसी चीज सिखा गए हों जिस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कौन रोक रहा है मुझे, शायद ये इच्छाएं ही हैं, अवरोध कर रहे हैं हमें, और इच्छाओं की ये गुच्छा जकड़ कर मुझे दूर कर रहे हैं उनसे और मेरे ही असल रास्तों से। ये तो नहीं था उनका उद्देश्य, कुछ तो खोखला है मुझ में अभी विशेष। तो उनकी पूर्णता उनकी उपस्थिति और मेरी योग्यता को मुझसे ही छिपा रहा है। कोशिश जारी है, वो चादर वो अवरोधक हटाने का, एक सही रास्ते पे लड़ते लड़ते और सही से फिर से मिल जाने का। तो इस पोएम का जो व्याख्या है जो चैट जीपीटी ने दी है वो मैं पढ़ता हूँ। टाइटल इस कविता का चैट जीपीटी ने ही तय किया है, वो है इच्छाओं की मूर्ति। ठीक है, खराब नहीं है। तो इस कविता का प्रस्तावना, इच्छाओं की मूर्ति न केवल एक कविता है बल्कि यह आत्मा, चेतना और मानवीय अनुभूतियों की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण है। यह कविता एक साधक की भांति स्वयं से प्रश्न करती है और उत्तर ढूंढते हुए मानव अस्तित्व के 4 मूल स्तंभों को छूती है: इच्छा, स्मृति, पहचान और मुक्ति। अब इसका एक्सप्लेनेशन है। इच्छाएं प्रेरणा या बंधन। कविता की पहली पंक्ति, इच्छाओं की मूर्ति है इंसान, मानव के पूरे व्यवहार और मानसिक ढांचे का सार है। व्यक्ति की सोच, क्रिया और दिशा को इसकी इच्छाएं ही संचालित करती हैं। और कविता भी यही पूछती है, क्या ये इच्छाएं अपनी है या पराई। कविता यह भी पूछती है कि क्या ये इच्छाएं अपनी है या पराई। यह आत्म जिज्ञासा में हमें सोचने को विवश करती है। क्या हमारी इच्छाएं सामाजिक दबावों, अपेक्षाओं और दूसरों के आदर्शों से प्रभावित तो नहीं। क्या हम अपनी ही पहचान से दूर हो गए हैं।
क्योंकि यार देखो, एक्चुअली एक बेजान चीज़ें में और एक जान चीज़ें में अंतर ये है कि बेजान चीज़ें में कॉन्शियसनेस नहीं होता है और जान चीज़ें में कॉन्शियसनेस होता है। और एक कॉन्शियसनेस तो जानवर में भी है और हम लोग में भी है। और लेकिन ये सबको पता है कि इंसान जानवर थोड़ा अलग है। ये बायोलॉजी वाला टर्म में हम लोग सेम है, लेकिन है तो अलग ना। तो ये अलग कर क्या रहा है? वो कौन सी चीज़ है जो अलग कर रहा है? तो इसका अलग तो मुक्ति ही है। एक अंततः प्रश्न कि हम लोग मुक्ति चाहते हैं एट द एंड। उन लोग को बस, जानवर को बस खाने पीने जिसका इच्छा है। तो ये हम लोग मुक्ति चाहते हैं, ये मतलब ये बहुत थोड़ा सा वो सब बात हो गया कि दार्शनिक टाइप का बात हो गया कि मुक्ति वगैरह। लेकिन अ, अंतर तो यही करता है, क्योंकि अगर बोलेंगे कि हम भी इच्छा रखते हैं, हम बिल्डिंग बना सकते हैं, दिस कर सकते हैं, दैट कर सकते हैं, तो वो सब जानवर से तो अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चींटियाँ भी अपने स्ट्रक्चर से बनाती हैं, मतलब मधुमक्खी भी अपने छत्ते बनाते हैं, तो हम लोग अपना बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग भी इच्छा रखते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, दिस दैट हो जाए, ताकि हम लोग खाने पीने का सुविधा हो जाए। उन लोग भी अपना सुविधा के लिए जमा करते हैं खाने को। और उनको उन लोग की भी इच्छा रहती है कि वो भी अच्छे से जिए, खाना मिले, दिस मिले, दैट मिले। और ये तो हम लोग भी सोचते हैं। तो क्या चीज़ें जो अलग हो रही है, तो अलग जब मतलब बहुत ज़्यादा सोचे इस पर, तो हम तो नहीं सोच पाए। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा सर्च वर्च किया दार्शनिक टाइप में, तो तो लिखा हुआ था मोक्ष। तो हाँ, मतलब मोक्ष को हम बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं, लेकिन मोक्ष थोड़ा बहुत जो समझ रहे हैं। तो मोक्ष ही ऐसा चीज़ है जो मोक्ष ही ऐसा चीज़ है जो जानवरों से हम लोग को, इंसानों को अलग करती है। लेकिन यार, ये भी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा था, तो उसके अनुसार ये बात सही है भाई कि अ, जो हम लोग इच्छा करते हैं, हम लोग मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष पाने के लिए कुछ इच्छा भी करेंगे। तो वो इच्छाएं असल में अगर हम लोग का नहीं हुआ, तो फिर तो हम लोग इंसान रहे ही नहीं। वो तो मतलब फिर तो हम ही रहे ही नहीं, क्योंकि है ना ही हमारी इच्छा है, हमारी नहीं है। तो फिर कैसे कैसे कोई मोक्ष पाएगा अगर उसकी इच्छाएं ही उसकी अपनी नहीं है? तो इच्छाएं अपनी होना बहुत बहुत बड़ी बात होता है। सामाजिक दबावों पर ठीक है, बहुत लोग उठ जाता है, बहुत लोग लड़ाई करके सामाजिक दबावों को पार कर जाता है। लेकिन जो अपेक्षाएं होता है, अपेक्षा होता है माता पिता को या फिर भाई को या फिर दुनिया को, शायद हम उस अपेक्षाओं में फंस जाते हैं और हम वही चीज़ को अपना गोल बनाते हैं जो इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, या फिर इन समाज में हमारी इज्जत बढ़ाता है। इन समाज के अनुसार जो इज्जत का पैमाना है, उसको पाने के लिए हम लोग गोल्स बनाते हैं। और और अगर और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज्ञान व्यान लें, थोड़ा सा दार्शनिक किताबें पढ़ें और अलग अलग किताबें जो स्वयं से थोड़ा सा प्रश्न करती हैं, तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे उम, जहाँ पर हम लोग अपनी इच्छाओं, मेरी पर्सनल इच्छा क्या है वो जान सकें, ताकि ताकि हम उसमें बेहतर कर सकें और क्या अपना मोक्ष पा सकें फाइनली। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारी पहचान से दूर कर रही है अगर इच्छाएं अपनी नहीं हुई तो। और लगता है कभी कभी कि इच्छाएं अपनी हैं, लेकिन वो अपनी नहीं होती हैं। और ये बात सिर्फ वही अंतर कर सकता है कि इच्छाएं अपनी है या नहीं। ये बात सिर्फ वही अंतर कर सकता है जो बहुत ज़्यादा दार्शनिक किताबें पढ़ा हो, या फिर कुछ भी इसी तरह स्वयं का अवलोकन किया हो, बहुत घूमा फिरा हो, उसके बाद उसको समझ में आया हो, है ना। तो फिर आगे है आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो है, कविता का मध्य भाग जीवन के परिचित पहलुओं को प्रस्तुत करता है। वही गली, वही दीपक, वही त्योहार, फिर भी एक असहनीय
अधूरापन है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा था जो इन वस्तुओं को अर्थ देता था। उसका ना होना सबको बेमायना बना देता है। यह व्यक्ति के जीवन में किसी प्रिय की अनुपस्थिति और उसके उपजे खालीपन का प्रतीक है। यह अनुभूति प्रेम, बिछाव और लगाव की चरम स्थिति है, जहाँ हम जानते हैं कि चीज़ें खास नहीं होती और उन्हें खास बनाने वाला ही खास होता है। बिल्कुल। दार्शनिक और आध्यात्मिक धरातल। कविता एक गहन दार्शनिक प्रश्न उठाती है। ना कोई नया अणु आया, ना कोई अणु गया, तो क्या वो यही मौजूद? यह भौतिक और आत्मिक तत्वों को एक साथ लाता है। भौतिक विज्ञान कहता है कि कोई तत्व नष्ट नहीं होता। अध्यात्म कहता है कि आत्मा अमर है। इस 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 मिलन में कविता ये संकेत देती है कि जिसे हम खो चुके हैं वो समाप्त नहीं हुआ। वो कहीं न कहीं किसी रूप में अब भी हमारे साथ है। केवल हमारी इंद्रियां हैं उसे अनुभव करने में असमर्थ है। यार ये मैंने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, लेकिन पूरा सही लगा। लेकिन जो एक लाइन है, अध्यात्म में कहता है कि आत्मा भी अमर है, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मैंने अध्यात्म नहीं पढ़ा है। और लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो लाइन होता है इधर जो वायरल होता है, तो जो उसमें जो सेंटेंस होता है और उसमें जो आत्मा का जो वास्तविक अर्थ बताना चाहता है, वो वास्तविक अर्थ असल में शायद हम लोग जानते नहीं। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो गीता या भी जो भी पुस्तकें आत्मा के बारे में बात कर रही हैं, भगवत गीता वगैरह जो भी करती भी हैं या हमको नहीं पता, अगर करती भी हैं तो क्या वो वास्तविक अर्थ यही आत्मा का वही है जो हम लोग समझ रहे हैं, या फिर वो कुछ और कहना चाहते थे? क्योंकि जब कोई भगवत गीता को लिख रहा होगा या फिर जब कृष्ण भगवान इस बात को बोल रहे होंगे अर्जुन को, तो ये मानकर बोल रहे होंगे ना कि उसको आसानी से समझ में आ जाए। मतलब एक बच्चा जैसा सिखा रहे होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आसानी से सब समझाने में हम लोग थोड़ा सा मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डिफरेंट जो असल में है नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं कैसे बताऊँ? अगर कोई टीचर होता है तो अगर किसी बच्चे को समझाना होता है तो असल में वो ऐसी चीज़ों का उपयोग करता है। अगर मैं कुछ उदाहरण लूँ, दिमाग में आ नहीं रहा है ऐसा कोई उदाहरण, लेकिन ऐसा होता है यार। अगर कोई टीचर होता है तो वो समझ पा रहा होगा इस बात को। तो जो आत्मा है वो शायद वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस था, अध्यात्म में कहता है कि आत्मा भी अमर है, जो ChatGPT ने इस लाइन को लिखा वो शायद गलत भी हो सकता है। हम नहीं जानते, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। आगे जो है उसको पढ़ते हैं। कविता में बार बार चादर शब्द आता है। ये चादर कल्पनाओं की है, भ्रम की है, स्मृतियों की है, और वह चादर हमारी आंखों पर पट्टी बन गई है। इससे तात्पर्य है कभी कभी हमारी स्मृतियाँ ही हमें उस व्यक्ति से मिलने नहीं देती जो हमारे भीतर ही कहीं विद्यमान है। यार मतलब जिनको, मतलब ये कविता उनके लिए है जो कोई अपनी को खोया। तो क्या पता वो आसपास ही हो, क्या पता वो उसके भीतर ही हो, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। वो व्यक्ति उस तक पहुंच नहीं पा रहा अपने खोए हुए परिजन के पास, क्योंकि उनकी जो यादें हैं वो यादें में खोए रख वो यादों में खो चुका है। यहाँ पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि मतलब कहना चाह रहे हैं या कि अगर किसी का अगर कोई परिजन ऐसा है जो अब नहीं रहा, तो अ, क्या वो बस उतना ही मात्र था कि एक शरीर है और एक चेतना, सब कुछ खत्म हो गया? क्या वो इतना ही है, या फिर वो देह से भी बहुत बढ़कर है, वो शरीर से बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटा सोच रहे हैं हम लोग। और बहुत छोटा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग स्मृति जो यादें उनकी उसमें फंस जा रहे हैं।
और वो हमारे आसपास ही है और हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो है ना, तो इस बात का दिया हुआ है। और आगे ये है कि कविता का सबसे बड़ा प्रश्न है, रोक कौन रहा है मुझे? उत्तर कवि खुद देता है, यानी कि हम खुद देते हैं। शायद ये इच्छाएं ही हैं अवरोध कर रहे हैं हमें। शायद ये इच्छाएं ही अवरोध कर रहे हैं हमें। यहाँ बुद्ध और गीता का तात्विक बात झलकती है। इच्छाएं प्रेरणा है, लेकिन जब वो आसक्ति बन जाती है तो यही हमारे मार्ग की बाधा बन जाती है। यह इच्छाएं हमें हमारी पूर्णता से दूर करती है। मतलब हम लोग को पूर्ण करने के लिए भी इच्छा चाहिए, लेकिन अगर इच्छा समझ से नहीं आया, हमारी खुद की समझ से, ज्ञान से नहीं आया, तो वो हमें पूर्ण करने के बजाय हम लोग को पूर्ण करने से ही दूर कर देती है। मतलब इच्छा एक माध्यम है जिससे हम लोग पूरा हो सकते हैं। और अगर यही माध्यम हम लोग को मार दे, तो मतलब तलवार हम लोग को बचा भी सकता है और खुद को ही हानि पहुंचा सकता है। तो ये वही बात बोल रहे हैं बस थोड़ा सा आगे। आगे है, कविता का अंत आत्मसंघर्ष और पुनः जुड़ाव की कामना के साथ होता है। कोशिश जारी है, लड़ते लड़ते मैं मुझसे और सभी से फिर से मिल जाने का। यह प्रयास केवल दूसरों से मिलने का नहीं, स्वयं से मिलने का है। स्वयं की इस पूर्णता से जो कभी उस प्रिय की उपस्थिति में स्पष्ट थी, लेकिन अब वो धुंधला गई है। इच्छाओं की मूर्ति एक कविता नहीं, एक साधना है। यह आत्मचिंतन, स्मृति, मोह और मुक्ति के भावों को गहनता को दर्शाती है। यह कविता हर उस व्यक्ति को समर्पित है जिसने कभी किसी प्रिय को खोया है, लेकिन उसे अपने भीतर पुनः खोजने का साहस किया है। लेख और विचार हरिओम नारायण। ओके, इसमें पूरा व्याख्या नहीं किया है, पूरी कविता का व्याख्या नहीं किया है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या छूटा है। ऐसे तो हमको कविता का संशोधन नहीं करना है, लेकिन फिर भी देखते हैं। वही गली वही जगह, वही दीपक वही रोशनी पर दिखता है संसार। कौन सी था जो क्या चीज़ एक जो लाइन है जो इस कविता में मैंने यूज किया कि क्या पता वो यही सिखाने के लिए खुद को ही दिए हैं त्याग। तो इससे मेरा अर्थ ये है ना कि जब कोई चला जाता है तो वो बहुत कुछ सिखा जाता है लाइफ में, तो बहुत कुछ सिखा जाता है। और वो सीख जाने की जो टेंडेंसी है वो शायद हम लोग भूल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इच्छाओं की मूर्ति हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, हमारे साथ खेले, हमारे साथ कूदे, हम उनके साथ रहें, उनके साथ मजाक करें। तो इस कल्पना और इस इच्छा में शायद वो जो सिखा रहे हैं उनसे ही दूर हो जा रहे हैं, जो सिखाने के लिए वो अपना बलिदान दे दिए हैं। मतलब वो अपना बलिदान ही दिए हैं और हम सीख भी नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गलत बात हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये लाइन यूज किया था कि खुद को ही त्याग दिए हैं कुछ सिखाने के लिए और हम सीख नहीं पा रहे हैं, जो मुड़कर देख नहीं रहे हैं प्रकाश से। इसका मतलब बस वही कि प्रकाश को नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बस जो स्मृति है, जो यादें हैं उनकी, वो बार बार झंकोरे मारती है। वही धरती, वही गगन, वही मिट्टी, ना कोई अनु आया ना कोई अनु गया। अब इसमें मैटर है तो कोई एक्चुअली बुद्ध का जो है, बौद्धत्व में आत्मा को नहीं माना जाता है। तो आत्मा है या नहीं है इस बात में हम नहीं फंस रहे हैं, लेकिन है या नहीं अलग बात है। लेकिन वो सब कुछ तो मैटर ही है ना। आत्मा मैटर नहीं है जानते हैं, लेकिन आत्मा बौद्धत्व में नहीं माना जाता है, बौद्ध शास्त्र में नहीं माना जाता आत्मा को। तो मान लो आत्मा नहीं तो सब कुछ फिर मैटर है, और सब कुछ मैटर है तो कोई मैटर ना खत्म हो सकता है ना नया कुछ आ सकता है। मतलब बस फॉर्म चेंज होते रहता है।
तो अगर उनका बस फॉर्म ही चेंज हुआ है ना, हमारे प्रियजन का, जो भी इस कविता को पढ़ रहा है या फिर उनके प्रियजन का, तो शायद हम उनके नए फॉर्म को हम अपना नहीं पा रहे हैं, या फिर हम नए फॉर्म को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इच्छा, स्मृति, कल्पना में फंस चुके हैं। और हाँ, एक जो सेंटेंस मैंने यूज किया अपनी पोएम में वो है, या फिर हम भी उनके पीछे पंक्ति में खड़े हुए हैं। हाँ, हम भी तो खड़े हुए हैं उसी पंक्ति में। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु हम लोग अंत की तरह देख रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो मृत्यु है और मृत्यु ही सब कुछ अंत है, लेकिन क्या पता मृत्यु अंत हो ही ना। और बस एक रास्ता हो, प्रोसेस हो, चोट लगने जैसा या फिर कुछ, बस एक प्रोसेस हो, एक साइकिल हो टोटल, और उसी रास्ते में, उसी लाइन में, उसी पंक्ति में हम भी खड़े हैं, क्योंकि मेरी भी मृत्यु कभी होगी, फिर सबकी तो मृत्यु होनी ही है, और हम लोग बस लाइन में हैं, वो बस थोड़ी सी जल्दी चले गए हैं, और तो हम लोग बस एक लाइन में लगे हुए हैं, है ना। तो इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि वो हमसे दूर नहीं गए हैं। बस यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमसे दूर नहीं है, बस वो चूँकि एक ऐसा प्रोसेस के पार गए हैं जिस प्रोसेस के पास हम उनको फील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है एक्चुअली, है ना। तो आगे है, तो हम यहाँ पर एक आशा भी दर्शा रहे कि शायद हम लोग वापस मिल जाए, और एक्चुअली मिलेंगे भी, वही मिट्टी में मिलना है, वही मिट्टी ये भी है, वही मिट्टी आज भी, और हमारा शरीर का तो कंपोनेंट ही मिट्टी है, और वो मिट्टी कहीं ज़्यादा तो थोड़ी है, तो वही मिट्टी है आज भी है, वही मिट्टी में भी है, और वही मिट्टी से हम बने हैं, डीएनए भी सेम ही है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके होते हुए उनकी यादों में तेरे रहे, ये भी एक लाइन जो व्याख्या में थी कि उनके यहाँ होते हुए भी उनकी यादों में तैर रहे हैं। इसका मतलब ये बस तो वही है कि शायद वो यहीं हो और उनकी यादों में तैर रहे हों और उनकी तरफ न देखें। मतलब हम एक परिजन है, एक इंसान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और अगर हम उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास जाने से उसके पास नहीं जा पा रहे हैं हम, क्योंकि हम उसकी याद में बस खोए हुए हैं और उसकी कल्पना में खोए हुए हैं, तो उसके पास एक्चुअल में कभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस इस बात को बताना चाहते थे इस लाइन के माध्यम से। 7:37 क्या उनकी बराबरी कोई करने क्यों नहीं पा रहा है, और एक बात ये भी कि उनकी बराबरी कोई कर क्यों नहीं पा रहा है यहाँ। तो यार उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, जो भी यहाँ से चला जाता है उनकी बराबरी करना नामुमकिन है। कोई जीवित रह के, कोई इसी फॉर्म में रह के शायद वो चीज़ नहीं सिखा सकता जो चीज़ वो फॉर्म बदल के, वो अपना फॉर्म बदल के सिखा सकता है। तो वही वो अपने को त्याग दिए हैं कुछ सिखाने के लिए, वाला थोड़ा सा भाव है। कौन रोक रहा है मुझे, चाय, इसका उत्तर तो उसी में था। हाँ, मतलब ये बोलना चाहते हैं यहाँ पर इस लाइन के मध्य कि जकड़ रहे हैं मुझे, इच्छाओं की ये गुच्छा जकड़ रहे मुझे, दूर कर रहे हैं उनसे और मेरी ही असल रास्तों से। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी कामना हो कि हम एक अच्छे इंसान बने, हम भी कुछ अच्छा करें लाइफ में, इस दैट, है ना। उनकी जो भी कामना हो, या फिर उनका जो भी स्वार्थ हो, उनका जो भी निस्वार्थ हो, कुछ भी जो भी मेरे लिए मन में हो, वो शायद हम करें जो मेरे लिए सही है। तो वो करने के दौरान वो करने के दौरान हम उनसे भटक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद, मन, स्मृति,
है ना। बस यही बात। ये तो नहीं था उनका उद्देश्य, कुछ तो खोखला है मुझ में भी मतलब वही बात बोल रहे हैं कि ये उनका उद्देश्य नहीं था कि हम भटक गए उनके जाने के बाद, या फिर, है ना। अ, मतलब उनका उद्देश्य तो कुछ और ही रहा होगा ना, कि हम लाइफ में अच्छे से जिए, उनकी याद रहे। ये तो ये तो मतलब उनकी याद तो मिट ही नहीं सकती है, लेकिन वो भी अगर चाहेंगे उनकी याद रहे तो वो ऑलरेडी रहती है। तो कुछ तो खोखला मुझे भी, मतलब वही कि कुछ तो हमें ऐसा है जिसके कारण हम नहीं जा पा रहे हैं, और वो है यही इच्छाओं को सही डायरेक्शन देना, इच्छाओं का डायरेक्शन देना। यही खोखलापन है मुझ में, जो हम बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो मेरी योग्यता को मुझसे छिपा रहे हैं। हाँ, तो मेरी योग्यता जो भी है, जो भी हम कर सकते हैं लाइफ में, या फिर उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो स्थिति है, वो फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही चार चीज़, कोशिश जारी है वो चादर, वो अवरोधक हटाने का, एक सही रास्ते पे लड़ते लड़ते मैं मुझसे और सभी से फिर से मिल जाने का। तो मतलब अगर एक कोई लक्ष्य पूछेगा जीवन का, तो मतलब इससे तो बहुत छोटा लक्ष्य होता है ना, कि सरकारी नौकरी, दिस दैट, वो चीज़, बहुत बड़ा चीज़ क्या, जिसकी आई टी यूपीएससी, ये सब बहुत बड़ा बड़ा चीज़, वो मतलब कि बड़ा बड़ा चीज़ है, लेकिन दर्शन दर्शन सिस्टम में थोड़ा सा ये छोटा छोटा चीज़ है। तो जो अंत में जो लक्ष्य होता है, वो शायद लक्ष्य मेरा यही है, या फिर यही होना चाहिए कि मैं मुझसे और सभी से मिल सकूं, है ना। बस थोड़ा सा एलिब्रेटेड नहीं है। मैं कौन है, मुझसे कौन है, मुझ में कौन है, सभी, ये सभी लोग हैं कौन। तो ठीक है, इस बात को ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करते हैं। बस दैट्स ऑल। थैंक यू। और इस बात का, हम जल्द ही इस कविता को एक वीडियो फॉर्मेट में चेंज करेंगे, है ना, लिरिकल वीडियो फॉर्म में। तो उसको तो हम यूट्यूब पर डालेंगे ही समय आने पर। और एक बात और, शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे एआई के द्वारा थोड़ा सा ये सहायता मिल जाए वीडियो फॉर्मेट बनाने का, दिस दैट, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ही बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और मतलब उतना वक्त बिता सकते हैं, ऑब्वियसली उतना वक्त है, लेकिन मतलब खो जाते हैं हम भी, मतलब फिर खो जाते हैं, बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो और बस ये बात है। दैट्स ऑल। थैंक यू।